मैं प्रदीप सर। एक दिन मैंने बायोलॉजी के टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। कुछ बायोलॉजी के विषय में मैंने चर्चा की थी, इंट्रोडक्शन उसका बताया था। आप लोगों ने कमेंट में बताया भी है कि बहुत अच्छा लगा सर। आज मैं आपको उसी के आगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ा देता हूँ। कुछ बायोलॉजी की महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं, इसको भी बड़े गौर से आप देखिएगा। इन शाखाओं को अगर आप समझेंगे तो बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा आपको बायोलॉजी पढ़ने में। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखाएँ मतलब जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएँ जो इम्पोर्टेंट हैं वो बताते हैं। हर पेपर में 1-2 नंबर में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, ठीक है ना, वो आप समझिएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि सेल वाल। सेल वाल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। सेल वाल कोशिका भित्ति। प्रत्येक पौधे की प्रत्येक कोशिका में सेल वाल पाई जाती है। जितने भी ट्री एंड प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में सेल वाल पाई जाती है। जबकि जंतुओं में, एनिमल जैसे अपन लोग हैं ना, जंतुओं में सेल वाल नहीं पाई जाती है। समझ गए ना बात को। मैंने सेल का चैप्टर जब आपको पढ़ाया था, मैंने वहाँ समझाया था कि किस में सेल वाल पाई जाती और किस में सेल वाल नहीं पाई जाती, ठीक है ना। अपने कोशिका के, एनिमल की कोशिका के 3 स्तर होते हैं, जबकि पेड़ पौधों में क्या पाई जाती है, सेल वाल पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग अगर आप लोग देखें, नेक्स्ट हेडिंग है क्लोरोफिल। कितनी अच्छी हेडिंग है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब आप लोग जानते हैं, क्लोरोफिल से क्लोरोफिल, ठीक है ना, जो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। सभी प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से ही सभी प्रकार के पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्लोरोफिल, जबकि जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जंतु दूसरे के भोजन पर डिपेंड रहते हैं। पेड़ पौधों का भोजन मिल जाए जंतुओं को तो भोजन कर लेंगे, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम तो है भाई, ठीक है ना। तो सभी जंतुओं में, देखो यहाँ गौर करना बात को, क्लोरोफिल लिखा मैंने। सभी जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जबकि सभी पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपने भोजन का निर्माण वो स्वयं कर लेते हैं। जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इसलिए जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब मैंने आपको समझाया क्लास में। परपोषी का मतलब वो जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना कर पाए। स्वपोषी का मतलब वो जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर ले, अर्थात सेल्फ डिपेंड करे जो अपने भोजन के ऊपर, वो स्वपोषी। जो डिपेंड ना करे अपने भोजन के ऊपर वो क्या है, परपोषी, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग देखो फोटोसिंथेसिस। बहुत ज़बरदस्त हेडिंग है। फोटोसिंथेसिस बहुत आता है फर्स्ट ईयर क्लास में, फोटोसिंथेसिस बहुत आता है। क्लास 10th में फोटोसिंथेसिस बहुत देखने को मिलता है। फर्स्ट ईयर में इसके अलावा पेपर नहीं बनता, देखो ये जरूर आता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन देते हैं, वो फोटोसिंथेसिस क्या है, अर्थात इसका मतलब क्या है। फोटोसिंथेसिस का मतलब, फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्रकाश संश्लेषण। क्या मतलब है इसका, फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्रकाश संश्लेषण, ये वाला। तीसरा, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण किसे बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, ऐसे आप लोग सुनकर वीडियो को बड़े आराम से बन सकता है आपको। फोटोसिंथेसिस देखो, सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जिनमें पत्तियां हैं मतलब वो हरे हैं। समझ गए ना बात को। जिन जिन पौधों में पत्तियां, वो समझ लो सब हरे पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे हैं। सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश जरूरी होना चाहिए। सभी प्रकार के पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी जड़ों से अवशोषित जल और वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर तथा अपनी पत्तियों में विद्यमान क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधों में होने वाली इस प्रक्रिया को, अर्थात इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का दूसरा नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। मैंने क्लास में समझाया कार्बोहाइड्रेट। जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं उस टाइम O2 गैस को रिलीज करते हैं, एब्सोल्युटली ऑफ द O2 गैस, ठीक है ना। एब्सोल्युटली ऑफ द O2 गैस मतलब ऑक्सीजन गैस को मुक्त में बाहर निकालना। देन यूज ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। इसके बीच में जो प्रोसेस होती है ना, उस होने वाली प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए फोटोसिंथेसिस को। एक बार में जैसे किसी को समझ में नहीं आए दूसरी बार भी देखो। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी जड़ों से अवशोषित जल तथा वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर एवं अपनी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधों में होने वाली इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करते हैं उस दौरान यूज ऑफ CO2 गैस का यूज करते हैं और
O2 गैस को रिलीज करने का कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, एक बात और कभी अब मन में आपको आती है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जड़ों से जो जल जा रहा है इसको कौन ले जा रहा होगा, जल को, ठीक है ना। अर्थात जो पत्तियों ने भोजन का निर्माण किया, बने हुए भोजन को कौन ला रहा होगा समस्त प्रकार के पेड़ के समस्त प्रकार के भागों पे, इसको भी देखिएगा। जैसे मान लो सपोज डेट अपने पास एक जे कोई प्लांट्स है, ठीक है ना, इसकी रूट्स लगी हुई हैं, जो अपने पास मान लो कोई प्लांट्स है, ठीक है। अब इस प्लांट्स के पास क्या है, लीफ तो इसके पास है भाई, लीफ है, इसकी रूट भूमि में है, फैली हुई है भूमि पर। अब इसकी रूट, जो पेड़ की रूट होती है, वो इतनी गहराई में जाती हैं, स्थिर भूमि में इतने गहराई में स्थिर हो जाती हैं कि जहाँ तक नमी होती है। ये पौधे की जो जड़ें हैं ना, भूमि से क्या करती हैं, नमी को अवशोषित करती हैं। उस नमी में रहता है पानी, वाटर। इस काम को कौन करा रहा है, इस पूरे काम को, इस पूरे काम को करा रहा है जाइलम ऊतक। जाइलम, देखो ये लिखा जाइलम ऊतक, जैसे अपन लोग कहते हैं जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों की जड़ों में पाए जाने के कारण ये भूमि से जल का अवशोषण करता है और पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। देन अब दूसरी की बात करो। अब भाई मैंने आपको फोटोसिंथेसिस तो समझा दिया, ठीक है ना। अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है, उस प्रोसेस के दौरान जो फूड का निर्माण हुआ है, जो फूड बना है, जो भोजन पेड़ पौधों ने बनाया है, वह बना हुआ भोजन कैसे पहुँचेगा पौधे की समस्त प्रकार के भागों में। अब पौधे के समस्त प्रकार के भागों में फूड भी जाना बहुत ज़रूरी है। अगर फूड नहीं जाएगा, उसको न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होगा तो पौधा सूख भी सकता है, इसलिए भोजन भी जाना बहुत ज़रूरी है। अब बना हुआ जो भोजन है ना, इस बने हुए भोजन को पौधे के समस्त प्रकार के भागों में भेजने का काम कौन करता है, एक बहुत अच्छा ऊतक है जिसका नाम है क्या, फ्लोएम। समझ गए ना बात को। फ्लोएम का मतलब देखो, फूड का मतलब भोजन और फ्लोएम का मतलब क्या, टिश्यू। ये फ्लोएम ऊतक पेड़ पौधों की पत्तियों ने जो भोजन बनाया है, उस बने हुए भोजन को पौधे के प्रत्येक भागों में भेजने का कार्य करता है। जबकि जाइलम ऊतक भूमि से अवशोषित जल को पौधे के समस्त प्रकार के भागों में भेजने का कार्य करता है। ये दो ऊतक बहुत ध्यान में रखना। जाइलम का मतलब जल को ले जाने का काम करेगा, फ्लोएम का मतलब क्या, फूड बने हुए भोजन को पौधे के समस्त प्रकार के भागों में भेजने का काम करेगा। ओके, अब देखो ये फोटोसिंथेसिस आप लोग समझ गए होंगे। मूवमेंट देखो, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, गति। समस्त प्रकार के पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कभी भी पेड़ पौधे नहीं जाते हैं। आप लोगों ने तो देखा भी होगा कि कभी भी ये पौधा यहाँ लगा, उठ के वहाँ नहीं चला गया होगा, ठीक है ना। छोटी क्लास में एक कविता भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब 3-4 क्लास में आप लोग होंगे तो एक कविता भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, लिखी भी कविता, अगर पेड़ भी चलते होते, कुछ ऐसे करके। तो हमेशा पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं, अपनी जड़ों के द्वारा भूमि में हमेशा स्थिर रहते हैं। जबकि अगर हम जंतुओं में इसको देखा जाए, मूवमेंट को, जंतुओं में गति होती रहती है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उस स्थान से फिर और कहीं चले जाते हैं। जैसे अपन लोग एनिमल हैं, अपन घर से मार्केट और मार्केट से घर भी आ जाते हैं, क्योंकि अपन लोग एनिमल हैं। मूवमेंट मतलब गति कर सकते हैं, जबकि पेड़ पौधे गति नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को भी समझ लीजिए भाई, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण। देखो हिंदी में भी लिख देते हैं यहाँ पर, न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण। किसे कहते हैं न्यूट्रिशन, बहुत सिंपल शब्दों में समझिएगा न्यूट्रिशन को। सभी प्रकार के पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। समझ गए ना बात को। सभी प्रकार के पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। जबकि समस्त प्रकार के जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, इसलिए जंतु परपोषी कहलाते हैं। इस होने वाली प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। आप लोग गौर कर सकते हैं, सभी प्रकार के पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे भाई, ठीक है ना, स्वपोषी कहलाएंगे। जंतु नहीं बना सकते, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है, तो भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए वो परपोषी कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग को देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कभी लोगों को पता नहीं रहता एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। क्लास में कभी कभी कोई पूछता है एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, नहीं बता पाते लोग। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र। देखो जो लिखा है हिंदी में, उत्सर्जन तंत्र, इसका मतलब क्या होता, उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। देखो समस्त प्रकार के, सभी प्रकार के मतलब समस्त प्रकार के जीवों में विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में बने हुए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। जबकि पेड़ पौधों में ये तंत्र नहीं पाए जाते हैं, अर्थात कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में तो उत्सर्जन, उनकी पत्तियां, उनकी छाल जब उनसे अलग हो जाती है, इसके माध्यम से पेड़ पौधों में उत्सर्जन हुआ करता है। जैसे अपने अंदर देखो,
सोचा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे मान लो बहुत सिंपल बात 10th क्लास में मैंने बताई कि जैसे किडनी है, अपनी पूरी बॉडी में जितनी भी अशुद्धियाँ हैं ना, एक्सक्रीटरी जो भी अशुद्धियाँ बनी हैं, किडनी उन अशुद्धियों को अलग करने का कार्य करती है। समझ गए ना बात को। अपनी बॉडी के अंदर विशेष प्रकार के कुछ, हर में, एनिमल में मेल हो चाहे फीमेल हो, एक विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंग हैं, जबकि पेड़ पौधों में कोई उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है। ये तो अपने से अपनी पत्तियों को या अपनी छाल को जो उनके ऊपर कवर रहता है उसको जब साल में एक बार अलग करते हैं तो इन्हीं के माध्यम से पेड़ पौधों में उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ करता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखो लाइसोसोम। इसको देखो भाई, लाइसोसोम को, लाइसोसोम समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम आप लोगों ने पढ़ा होगा 70 जे वाला लाइसोसोम। समस्त प्रकार के जीवों में लाइसोसोम उपस्थित होता है, जबकि जीवों में लाइसोसोम उपस्थित होता है, जबकि पेड़ पौधों में ये एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। बायोकेमिस्ट्री को देख लीजिए। बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं भाई? ये बायोकेमिस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री, आना चाहिए सबको डेफिनेशन इसकी। बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं में पाए जाने वाले, विज्ञान की वह शाखा इसको बता रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं में पाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। समझ गए ना बात को। जीव जंतुओं में जितने ही प्रकार के कार्बनिक, ठीक है ना, कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक, अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक, समझ गए ना बात को, कंपाउंड, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसके अंतर्गत हम यही करते हैं, जीवों में पाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का, यौगिकों का अध्ययन करते हैं। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिएगा वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी का मतलब क्या? विषाणु विज्ञान। वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं वायरोलॉजी कहलाता है। देखो जी लिखा वायरोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। मैंने आपको क्लास में समझाया था कि वायरस बहुत ही सूक्ष्म हुआ करते हैं। वायरस थल, जल, आकाश सब जगह पर्याप्त रूप में विद्यमान होते हैं। वायरस कभी भी, मैंने क्लास 12 वाले स्टूडेंटों को समझाया, वायरस कभी भी जो निर्जीव होते हैं उन पर कभी भी अटैक नहीं करते हैं। सजीव कोशिकाओं में ये वृद्धि करते हैं, निर्जीव कोशिकाओं में कभी भी वृद्धि नहीं करते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर वायरस अटैक कर देता है तो उस व्यक्ति की बॉडी में पाए जाने वाली T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं, जिन्हें अपन लोग कहते हैं प्रतिरक्षा कोशिकाएं, उन कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है, जिससे बॉडी में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है, जिसे अपन लोग कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, वो बॉडी में धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता उस व्यक्ति में कम हो जाती है। व्यक्ति बहुत कमज़ोर होने लगता है और बाद में फिर व्यक्ति की मौत हो जाती है। जिन जिन व्यक्तियों को वायरस से रोग होते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं कोविड-19 कितना फैला हुआ है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी मैं एक दिन आपको बता दूंगा डिटेल में कैसे फैलाइए, कैसे क्या होता है इसके बारे में। तो इसे कहते हैं अपन लोग क्या? वायरोलॉजी। एक बार फिर सुनिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी कहलाता है। ओके, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये बहुत इंटर में काफ़ी लोगों को नहीं बनती है। मॉर्फोलॉजी, ये मोस्ट लिखा देखो मैंने, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? समझ गए ना बात को। मॉर्फोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधे और जंतुओं की आकृति, उनकी संरचना, पौधे और जंतुओं की आकृति, पौधों की आकृति कैसी है, उनकी संरचना कैसी है, जंतुओं की कैसी आकृति है, उनकी संरचना कैसी है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधे और जंतुओं की आकृति, उनकी संरचना, उनके आकार का अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी कहलाता है। समझ गए ना बात को? क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। इस मॉर्फोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया, आपको बता दें। मॉर्फोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया, क्लास में भी मैंने बताया 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। दूसरा है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल का मतलब क्या? बाहरी। इंटरनल का मतलब क्या? आंतरिक। फिर समझो एक बार, एक्सटर्नल बाहरी, इंटरनल आंतरिक, डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो। इसके अंतर्गत बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है,
बाहरी आकार का अध्ययन किया जाता है, बाहरी आकृति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत बाहरी संरचना और उसके आकार का अध्ययन किया जाता है। इंटरनल का मतलब क्या? आंतरिक मतलब अंदर। इसके अंतर्गत आंतरिक अंगों से संबंधित आकृति, संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये इंटरनल का मतलब आंतरिक, विशेष प्रकार के अंग जो अंदर हैं उनका अध्ययन करना इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल का मतलब क्या? बाहरी कुछ विशेष प्रकार के अंगों का अध्ययन करना, ठीक है ना, उनकी आकृति का अध्ययन करना एक्सटर्नल कहलाता है। ओके, तो ये सारी की सारी हेडिंगें आप लोग बड़े आराम से इसको वीडियो को रोका कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने 2 बार बताई हैं आपको। इन चीज़ों को समझकर आप लोग बायोलॉजी में थोड़ा सा एक प्रकार का रुझान पैदा कर सकते हैं कि हमें बायोलॉजी समझ में आने लगी है। काफ़ी स्टूडेंटों की एक शिकायत रहती है कि सर मुझे बायोलॉजी समझ में नहीं आती है, ना मुझे याद होती है। तो आप लोग जब समझेंगे तो उसको आप लोग ज़रूर, ये तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे तो आप लोगों को बनेगा, और बनने के साथ साथ आपको समझ में भी आएगा और आपको याद भी होगा। ओके, रटने वाली कोई भी बात नहीं, आप लोग चीज़ों को समझिएगा, समझकर ही आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।